रत्नाकर जी, वही प्रश्न आपसे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दो काम किए, मतलब सरसंघ चालक के वक्तव्य में दो बातें साधने की कोशिश हुई। एक, हम यानी संघ ब्राह्मण वर्चस्व वाला संगठन नहीं, वो एक तो उन्होंने इससे सिद्ध करने की कोशिश की, ब्राह्मणों को लपेट के, पंडितों को लपेट के, उसको कुछ भी कहिए, ठीक ना। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, एक मिनट सुन लो ताकि अच्छे से जवाब दे पाए। जो विरोध कर रहे हैं वो ब्राह्मण है, संघ ने क्या सफाई दी संघ जाने, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो ब्राह्मण है। इसका मतलब ब्राह्मणों को लगी बात, ठीक ठीक। दूसरा, देश की जो बहुसंख्यक आबादी है दलित और पिछड़ों की, उसको उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमको पहले वाली स्थितियों में मत आकिए, हम जात पात नहीं मानते, चूंकि हम मानते हैं कि तो ब्राह्मण पंडितों का बनाया हुआ जाल था और हम इसके खिलाफ हैं। अब इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं, और इसमें 2024 का जो समीकरण है वो कैसे फिट करते हैं? देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे बाद में मुझे मौका दिया गया है, लेकिन मुझे अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया। बोलिए। ठीक है, आपने कहा, अब शुरुआती स्टेटमेंट में ही आपने कहा अमिताभ जी की राजनीति में दो चीजें होती है, या तो संयोग होता है या तो प्रयोग होता है। लेकिन जो आरएसएस संघ प्रमुख का जो बयान आया है वो प्रयोग ज्यादा दिखाई दे रहा है। कारण ये कि जिस शूद्र और ब्राह्मण और सवर्ण और शूद्र की लड़ाई आज जो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल जैसे और उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको डैमेज को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। समझ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी कभी कभी स्टेज पे जाके कहते हैं कि मैं भी पिछड़ी जाति से आता हूं। तो जब इस तरह की परिस्थितियां होती है तो आरएसएस आता है फ्रंट पे और आ करके वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब सत्ता का टेम्परेचर बढ़ने और घटने लगता है तो संघ जो है आता है और उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने बयान देता है। मैं आपको कई बयान ऐसे गिना दूंगा जो मोहन भागवत जी ने दिया है मौके मौके पर, और दोनों का कंट्रोवर्सी है। क्यों करते हैं ऐसा? जब देखिए देश में नफरत की राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जब मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, जब लोगों के अंदर लगा कि ये क्या हो रहा है, हिंदू वर्ग जो है ये कहां पे जा रहा है, ये किस तरह की जनरेशन, हम लोग आगे आने वाले को क्या शिक्षा दे रहे हैं, तो मोहन भागवत जी का बयान आता है कि नहीं, सारे धर्म हमारे लिए समान है। लेकिन आज जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, तो भागवत जी का बयान जब हरिद्वार में कुछ महीना पहले आता है कि देखिए धर्म के रास्ते जो आएगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर मेंटेन करने की कवायद कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी की रहती है। ठीक रत्नाकर जी, मैं सवाल ये समझना चाह रहा था, मोहन भागवत ने किस लिए कहा, ये तो हम ही थोड़ा बहुत बता पाए जितनी मेरी बुद्धि है। हम समझना चाह रहे थे कि इससे 24 पर क्या असर पड़ता है, कांग्रेस क्या देख रही है और कांग्रेस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि उसको भी चुनाव लड़ना है। ठीक, उस पर अगली बार आइएगा तो उस पर बोलिएगा। बाकी मोहन भागवत का क्या कहा वो तो हम बता ही रहे हैं, भाजपा का ही रही है उनकी आनुषंगिक संगठन। एके लोधी जी, दो बातें हैं जो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को समझ में आती हैं। अगर मुझसे कहा जाता कि भाई जाति प्रथा पर निर्णायक फैसला करना है क्या, तो मैं दो रास्ते मेरे पास होते, या तो मैं कहता कि संवैधानिक तौर पर जाति को समाप्त घोषित कर देता हूं, ठीक, सब एक साथ, ठीक, सारे संगठन बंद, प्रतिबंधित कुछ नहीं, सब बंद करो, एक रास्ता, ठीक, सारा भारत एक हो जाता। दूसरा रास्ता यह है कि भाई इस विवाद को समाप्त करने के लिए बार बार भागीदारी की, हिस्सेदारी की बहस होती है, हम जातिगत जनगणना करा लेते हैं। ठीक, मोहन राव भागवत के इस बयान में इन दोनों विकल्पों की तो कोई संभावना आपको दिख रही है क्या, या नहीं? देखिए जी, अगर इनको जातियां जो खत्म करनी है तो पहले पिछड़े वर्ग को जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते हैं तो हमारे जो अधिकार जो संविधान ने दिए हैं, जातिगत जनगणना को आप कराइए, और नहीं इसका आने वाला परिणाम
बहुत बुरा होगा। पूरे देश के अंदर एक पिछड़े वर्ग में उबाल उठा हुआ है जो जातिगत जनगणना को लेकर। ये जनगणना नहीं हुई तो ये मानिए भाजपा जहां से आई थी उसी जगह लोधी साहब एक मिनट रुके, एक सवाल मुझे याद आ गया, आपसे पूछ लूं। राजनीतिक लोगों से नहीं पूछूंगा। वो 31 में जो जनगणना अंग्रेजों ने कराई जात की आधारित, उसमें 4147 जातियां पाई गई भारत में। ठीक, मेरी सामान्य समझ ये कहती है कि जनसंख्या बढ़ती है, जातियां तो नहीं बढ़ सकती। जाति कोई पेड़ पौधा तो है नहीं कि बढ़ता गया जंगल हो गया। बात सुन लो पहले। ठीक, अब कहीं जा रहे जो समझदार लोग हैं वो करें 7000 तो मिनिमम मानो, कोई उससे भी बहुत आगे चला जा रहा है। तो मैं ही नहीं समझ पा रहा कि 1931 के बाद से अब तक जो जातियों की संख्या में हजारों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, ये किसने की? लोधी साहब, स्वाभाविक है ये ब्राह्मणों की तो हुई नहीं होगी। अगर मैं मोहन राव भागवत की बात भी मान लूं तो पंडितों के किए तो हुई नहीं होगी। ये जातियां मान लीजिए 4000 से 8000 7000 भी हुई हूं, तो भी कहां से बढ़ी, कैसे बढ़ी? जाति बढ़ने का मैकेनिज्म क्या है? एकेश लोधी। इसमें ऐसा है कि हर स्टेट में अलग अलग जातियां हैं। जैसे कि वहां शर्मा है झारखंड में, तो वो ओबीसी में आते हैं। ना आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैंने ओबीसी दलित की बात ही नहीं की। ना आप मेरी बात नहीं समझे। लोधी जी, आप बात नहीं समझे। मेरा सवाल समझ लो तब जवाब दे पाओगे। मेरा प्रश्न था 31 की जनगणना में ब्राह्मण से लेके और सब अंतिम जात तक सब मिला के 4147। इस बात को दिमाग में रखिए। अब कोई 7 बता रहा है, कोई 70,000 बता रहा है जातियां। ठीक, ये जो जातियां बढ़ी हैं ये कैसे बढ़ी? जातियां तो नहीं बढ़नी चाहिए, जनसंख्या बढ़ती है, जातियां कैसे बढ़ जाएंगी? लोधी साहब, जाति नहीं बढ़नी चाहिए। उनको डाटा हो सकता है कि गलत मिला हो कहीं से। जातियां उतनी ही रहेंगी जितनी आप बता रहे हैं जी। क्योंकि मैं चौंका जब मैंने जरा इस पर समझने की कोशिश की तो मुझे लगा आदमी बढ़ सकते हैं, रत्नाकर जी जात तो नहीं बढ़ सकते। अग्निहोत्री जी, मेरा वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही भाई, आ रही। देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जाति की जो आज लड़ाई हो रही है कि जातीय वोट जो खिसकने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो सरकने काम हो रहा है, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो जाति आधारित पार्टियां हैं, वो खुश हो रही हैं क्योंकि उनको तो उनकी जातियों का वोट चाहिए, और जो यदा कदा जो बिखरी हुई जातियां हैं उनको भी उनका वोट चाहिए, तो निश्चित रूप से खुश होगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है और शूद्र वर्ग है वो इनसे दूर होता जा रहा है, इसलिए इन्होंने ये बात कही है। मैं ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि आज संघ प्रमुख ये कहते हैं कि सारे लोग ईश्वर के लिए सब एक हैं। ठीक है, अगर ईश्वर के लिए सब एक है तो आप आरएसएस में अभी तक दलित को प्रमुख क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं पिछड़े वर्ग से किसी प्रमुख को बनाया है? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये सबको एक मानते हैं तो क्यों स्त्रियों का अपने संगठन में तिरस्कार किया जाता है? स्त्रियों को क्यों नहीं आपके संगठन में सम्मान दिया जाता है? अगर सभी जाति धर्म आपको ईश्वर अगर एक मानते हैं आप और सबको समानता का रूप देखते हैं, तो मुसलमानों के प्रति बार बार आपकी कटुता क्यों देखने को मिलती है? उनको भी आप अपने संगठन में लाइए। जिस संघ का उद्देश्य ही रहा है हिंदुत्व के आधार पे सिद्धांत पर जो संघ चलता है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर के इस देश में अपने राजनीतिक जो है दल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कवायद कर रहा है। आज वह इस तरह का बयान क्यों कर रहा है? वो प्रश्न आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, सामाजिक संस्था है, क्योंकि भाजपा के वोट कांग्रेस आई जो है वो दिनों दिन शर्त पे जा रही है, जो है दिन प्रतिदिन खिसकता नजर आ रहा है। एक मिनट रत्नाकर जी, एक मिनट रुकिए, रत्नाकर सिंह एक मिनट रुकिए, रत्नाकर जी एक मिनट रुकिए, रत्नाकर जी की आवाज रुकिए अभी।